भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां से पूरी दुनिया उसका रुख बदलते हुए देख रही है। कभी दुनिया की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा ठिकाना माने जाने वाला चीन अब अपनी पकड़ ढीली करता दिख रहा है और उसकी जगह धीरे धीरे भारत कदम से कदम मिलाते हुए सबसे भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सरकारी नीतियों का सही दिशा में क्रियान्वयन और भारत के लोगों की मेहनत शामिल है। दुनिया में जिस तरह से भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है, कोरोना महामारी के बाद सप्लाई चेन का संकट गहराया है और फिर अमेरिका चीन के बीच चल रही तनातनी ने वैश्विक व्यापारिक ढांचे को पूरी तरह हिला दिया है, उसमें भारत ने अपने लिए अवसर निकाल लिया। आज चीन की चिंता इस बात को लेकर है कि जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दशकों तक उसे उत्पादन का केंद्र माना था, वही कंपनियां अब भारत में अपने नए मुख्यालय, कारखाने और सप्लाई चेन के नेटवर्क बना रही हैं। एप्पल जैसी दिग्गज टेक कंपनी से लेकर सैमसंग और सोनी तक, ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा तक, हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियां भारत को नया ठिकाना बना रही हैं। इसका कारण सिर्फ सस्ता श्रम नहीं है, बल्कि एक संगठित नीति, राजनीतिक स्थिरता, बड़े घरेलू बाजार की उपलब्धता और भारत के युवाओं का कौशल है। भारत सरकार ने बीते वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए जिनसे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। मेक इन इंडिया अभियान ने यह संदेश दिया कि भारत सिर्फ उपभोक्ता बाजार ही नहीं, बल्कि उत्पादन का भी वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम ने बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। इस योजना के तहत अगर कोई कंपनी भारत में उत्पादन करती है तो उसे टैक्स में राहत, निवेश पर सब्सिडी और सरकारी मदद दी जाती है। नतीजा यह हुआ कि जो कंपनियां पहले चीन या वियतनाम को चुनती थीं, अब उन्होंने भारत को प्राथमिकता देनी शुरू की। चीन की टेंशन यहीं से शुरू होती है। दशकों तक दुनिया ने चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा, लेकिन जब कोविड महामारी के दौरान सप्लाई चेन रुक गई, तब कंपनियों को समझ आया कि पूरी दुनिया की निर्भरता किसी एक देश पर होना खतरनाक है, खासकर जब वह देश अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और दबाव की राजनीति के लिए बदनाम हो। चीन ने अपने यहां उत्पादन लागत बढ़ा दी, मजदूरी महंगी कर दी और विदेशी कंपनियों पर तरह तरह के नियम थोप दिए। नतीजा यह हुआ कि कंपनियों को विकल्प तलाशने पड़े। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब आगे भारत यहां सबसे मजबूत विकल्प साबित हुआ। एक ओर तो भारत में श्रमिक लागत अब भी चीन से कम है, दूसरी ओर यहां बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जरूरतों के अनुसार काम कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कामकाजी उम्र का है, जिसे अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। यह लाभ आज भारत को प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे ले जा रहा है। इसके अलावा भारत का बड़ा घरेलू बाजार भी कंपनियों को खींच रहा है। कोई भी कंपनी सिर्फ निर्यात के लिए उत्पादन केंद्र नहीं चाहती, बल्कि वह चाहती है कि वहां का स्थानीय बाजार भी बड़ा हो। भारत की 1.4 अरब की आबादी खुद में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। चाहे स्मार्टफोन हो, कारें हो या फिर दवाइयां, हर चीज की मांग भारत में लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कंपनियों को यहां उत्पादन करने में दोहरा फायदा दिखता है। एक तो घरेलू मांग पूरी करना और दूसरा निर्यात के जरिए वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के निवेश के आंकड़े देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत किस तेजी से वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बन रहा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI के मामले में भारत एशिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन चुका है। लाखों करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है। एप्पल ने भारत में अपने आईफोन का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। सैमसंग ने नोएडा को दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री के रूप में विकसित किया और टाटा समूह अब सेमीकंडक्टर उत्पादन में उतर रहा है। फार्मा उद्योग का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पूरी दुनिया को याद है कि जब कोविड महामारी आई थी तो भारत ही वह देश था
जिसने सबसे ज्यादा टीके बनाए और सैकड़ों देशों को सप्लाई किए। इसने भारत की पहचान फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में और मजबूत कर दी। यही कारण है कि अब दवा कंपनियां भारत को अपनी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा मान रही हैं। सरकारी बुनियादी ढांचे में सुधार ने भी बड़ा रोल निभाया है। पहले भारत की छवि ऐसी थी कि यहां निवेश करना कठिन है, क्योंकि नियम जटिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और प्रक्रियाएं लंबी हैं। लेकिन बीते वर्षों में सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क वाला देश है। छोटे छोटे गांवों में भी मोबाइल और इंटरनेट पहुंच चुका है। यह स्थिति किसी भी विदेशी निवेशक को भरोसा देती है कि वह यहां अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकता है। भारत ने व्यापार करने की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी बड़ी छलांग लगाई है। जहां पहले लाइसेंस, परमिट और क्लियरेंस के चक्कर में कंपनियों को सालों लग जाते थे, अब वह प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो चुकी है। यही कारण है कि विदेशी निवेशकों को भारत पहले की तुलना में अधिक आकर्षक लगने लगा है। चीन की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि कंपनियां भारत की ओर जा रही हैं। असली चिंता यह है कि भारत उन क्षेत्रों में मजबूत हो रहा है जिन्हें चीन अपनी ताकत मानता था। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन। आज अमेरिका और यूरोप की सरकारें खुद कंपनियों से कह रही हैं कि वे चीन पर निर्भरता घटाएं और भारत जैसे भरोसेमंद देशों में उत्पादन केंद्र बनाएं। इस तरह भारत न सिर्फ चीन की जगह ले रहा है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक अहम खिलाड़ी बन रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि। जहां चीन पर विश्व भर में अविश्वास बढ़ रहा है, वहीं भारत को एक जिम्मेदार, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। चाहे क्वाड जैसे मंच हो, G20 की अध्यक्षता हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका, हर जगह भारत अपनी छवि को और मजबूत कर रहा है। इस भरोसे का सीधा फायदा उसे सप्लाई चेन में मिल रहा है। भारत के लिए यह समय सिर्फ अवसर का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी है। दुनिया भारत को भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर मान रही है, लेकिन इस भरोसे को बनाए रखना आसान नहीं होगा। सरकार को लगातार सुधार करने होंगे, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को और कम करना होगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। अगर यह सब सही तरीके से होता है, तो भारत अगले दशक में सचमुच दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है। आज चीन की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जिन कंपनियों ने उसे विकास दिलाया था, वही कंपनियां अब कह रही हैं कि वे भारत में उत्पादन बढ़ाएंगी। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक समीकरण का भी हिस्सा है। चीन की आक्रामक नीतियों से परेशान अमेरिका, जापान और यूरोप चाहते हैं कि भारत उनकी सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इस तरह भारत आर्थिक ताकत के साथ साथ राजनीतिक और रणनीतिक ताकत भी हासिल कर रहा है। अगर आने वाले वर्षों में भारत इस गति को बनाए रखता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह दुनिया का सबसे भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन जाएगा। और यही कारण है कि चीन की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में भारत सचमुच चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हब बन पाएगा, या फिर भारत को अभी और लंबा सफर तय करना होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब